हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बवाल मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इसे डायरेक्ट किया है नीतीश तिवारी ने और इसमें लीड में है वरुण धवन, जानवी कपूर, मनोज पावा, अंजुमन सक्सेना जैसे स्टार्स। ये मूवी हमें दो कपल्स के थ्रू मैरिज के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स को दिखाती है और इसी के साथ हमें वर्ल्ड वॉर 2 की भी जानकारी दे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है लखनऊ के अज्जू भैया यानी अजय दीक्षित से, जिसे पूरा टाउन जानता है और इनके लिए अपनी इमेज ही सब कुछ है। इन्होंने अपना माहौल ऐसा बनाया है कि पूरे शहर में इनके ही चर्चे होते हैं। बट जिस अज्जू भैया से पूरा शहर इंप्रेस है, वो तो खुद से ही डिप्रेस है। लखनऊ की इस पावन धरती पर अज्जू भैया ने अपने झुट के बीच बो बो कर लहराती हुई ये इमेज तैयार की है। कैसे अज्जू भैया नासा में भर्ती होते होते रह गए, कैसे वो आर्मी, नासा, कलेक्टर जैसी जॉब को ठुकरा कर शिक्षक बन गए। इनके बहादुरी के किस्से पूरे टाउन में गाए जाते हैं। लेकिन असल में अज्जू भैया सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकने वाला, अपने माता पिता के ताने खाने वाला, अपने दोस्तों की तरीके से जलने वाला शख्स है। अज्जू भैया को किसी चीज का नॉलेज हो या ना हो, वो ज्ञान हर चीज का देते हैं। इसीलिए वो हिस्ट्री के टीचर की मामूली सी जॉब कर रहे हैं। अब आगे वो क्लास में बैठे तो हैं, लेकिन बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहे हैं। यहाँ एक बच्चा बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, तो दूसरा बच्चा दरवाजे पर पहरेदारी कर रहा होता है कि कहीं प्रिंसिपल ना आ जाए। इस स्कूल में अज्जू भाई का पेपोन नाम का एक खास स्टूडेंट है, लेकिन इस स्कूल में पांडे नाम की टीचर है, वो अज्जू भैया से बहुत जलते हैं। इसीलिए वो उनकी शिकायत करने प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं। लेकिन अज्जू भाई की इमेज के कारण प्रिंसिपल को यकीन नहीं होता है कि अज्जू भाई ऐसा कर सकते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि प्रिंसिपल आ रहे हैं। तभी सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अज्जू भैया पढ़ाने का नाटक करने लगते हैं। बोर्ड पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आधा लिखा हुआ था और अज्जू भैया को इसके आगे का नहीं आता। इसलिए वो एक बच्चे से पूछते हैं और वो सही जवाब दे देता है। इस बात से प्रिंसिपल सर खुश हो जाते हैं और उनका अज्जू भैया के प्रति विश्वास और भी बढ़ जाता है। अब रात को हम अज्जू भैया और उनके एकलौते दोस्त बिपिन को देख पाते हैं। ये दोनों शराब पी रहे हैं। अज्जू यहाँ बिपिन को कहता है कि उसके सारे दोस्त लाइफ में बड़ी बड़ी पोस्ट पर है और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस इमेज के। इसीलिए मैं अपनी इमेज को खो नहीं सकता और इस इमेज के जरिए अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मैं अपने दोस्तों के लेवल का दिख सकता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ जहाँ काम करने का मन नहीं करता और मेरा घर ऐसा है कि वहाँ जाने का मन नहीं करता, क्योंकि अज्जू भाई के पिताजी हमेशा उसे ताने मारते रहते हैं। अब अजय भैया शराब के नशे में अपने घर जाता है और जाते ही उनके पिताजी उन्हें उनके क्रेडिट कार्ड का बिल बताते हैं, जो काफी ज्यादा था। क्योंकि अपनी इमेज बचाने के लिए अजय भैया ने बहुत ही सारी ब्रांडेड चीजें मंगाई है। लेकिन अजय भैया के पिताजी उसे पैसा नहीं देते बिल भरने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अजय बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करता है। अब वो अपने कमरे में जाता है, तो वहां पर बेड पर निशा सोई है, जो अज्जू की वाइफ है। वो जमीन पर एक गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से निशा जाग जाती है। अज्जू भैया निशा को कहता है कि आज हमारी बारी है बेड पर सोने की, तो चलो जल्दी से नीचे सो जाओ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अज्जू और निशा के बीच में कुछ अच्छा नहीं है। अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें शादी से पहले निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो काफी ज्यादा खुश थी। उसने अपनी लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा सपने देखे थे। उसे जॉब भी करना था और अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना था। वो हमेशा उम्मीद करती रहती थी कि उसे लाइफ में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा। और कुछ दिनों में निशा को अज्जू भाई का रिश्ता आता है और अज्जू ने जिस तरह से अपनी इमेज बना रखी थी, उसे देखकर निशा उससे इंप्रेस हो जाती है। निशा को लगता है कि अज्जू का बिहेवियर काफी अच्छा है और उसकी इमेज भी काफी अच्छी है। निशा को लगता है कि शायद से यही परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। इसलिए शादी से पहले निशा अज्जू भाई को कहती है कि मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से ये नहीं आए हैं और अब आगे का मुझे मालूम नहीं है। ये सुनकर अज्जू को लगता है कि ये दौरे तो अभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो निशा को बचपन में आते थे। इसीलिए वो निशा को हाँ बोल देता है। लेकिन दोस्तों, अज्जू भैया ने निशा से शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था, क्योंकि निशा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और इतनी होशियार लड़की उसके साथ रहेगी तो उसकी इमेज और भी बढ़ जाएगी। इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी तो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई थी और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन विदाई के वक्त निशा आ नहीं रही थी। सभी को लेट हो रहा था। इसीलिए अज्जू भैया निशा को देखने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। तभी अज्जू भैया हैरान हो जाता है। निशा को मिर्गी का दौरा आया हुआ था और उसकी वजह से निशा की हालत काफी खराब हो गई थी। अब निशा को इस हालत में कोई देख ना पाए, इसी वजह से वो उस कमरे के दरवाजे बंद कर देता है। अब ये दोनों घर आ रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते में अज्जू भैया यही सोच रहा था कि
अगर लोगों को निशा की इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो उसकी इमेज का क्या होगा। इसीलिए अज्जू शादी के बाद निशा को कहीं पर भी लेके नहीं गया। उसने कभी भी निशा को अपने दोस्तों से नहीं मिलाया, इसलिए उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए निशा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे दौरे पड़ते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन की वजह से पड़ते हैं, और वो आखिरी बार हमारी शादी के वक़्त पड़े थे, उसके बाद कभी भी नहीं पड़े। लेकिन अजय भैया यहाँ पर निशा को उल्टी-सीधी बातें कह देता है, इसीलिए निशा अजय भैया को थप्पड़ मार देती है। यहाँ अजय भैया कहता है कि अगर इमेज की परवाह नहीं होती ना तो कब का छोड़ देता तुम्हें। अब अगली सुबह निशा को मायके जाना था, लेकिन अज्जू उसे वहाँ छोड़ने नहीं जाता। वो बहाने बना देता है कि उसे स्कूल में कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो नहीं जा सकता। क्योंकि पिछली रात से अज्जू का दिमाग पहले से ही खराब हो गया था, और वो स्कूल में जाकर भी किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान एक स्टूडेंट अज्जू भैया से वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है। इस पर अज्जू कहता है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ये सुनकर वो बच्चा अज्जू भैया से बदतमीजी करने लगता है। इस बात पर अज्जू भैया उसे कसकर थप्पड़ मार देते हैं और चुपचाप बैठने को कहते हैं। इसके बाद हम निशा को उसके मायके में देखते हैं। यहाँ निशा को उदास देखकर उसकी माँ समझ जाती है कि निशा खुश नहीं है। निशा अपनी माँ को सब कुछ सच-सच बता देती है। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, हम तलाक ले सकते हैं। लेकिन निशा कहती है कि मुझे एक और मौका चाहिए, और अगर फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तलाक ले लूँगी। अगले सीन में हम पांडे और अज्जू भैया को टॉयलेट करता हुआ देखते हैं। यहाँ पांडे जी कहते हैं कि कुछ सोच समझ कर थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो किसी एमएलए के बेटे को थप्पड़ नहीं मारते। ये सुनकर अज्जू डर जाता है। वो घर पर जाता है, वहाँ पर भी सभी टेंशन में थे कि कहीं एमएलए कुछ कर ना दे। अज्जू भैया के पिताजी कनेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। थोड़ी देर में निशा अपने मायके से कुछ गिफ्ट्स लेके आती है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं था, और फिर अगले दिन एमएलए स्कूल में आता है। अब अजू भैया एमएलए से माफी मांगता है, लेकिन एमएलए प्रिंसिपल से कहता है कि हम टीचर्स की एक मीटिंग बैठाएंगे, और उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि ये आदमी इस स्कूल में सिखाने के लायक है या नहीं। लेकिन तब तक के लिए ये आदमी सस्पेंडेड रहेगा, इसलिए अजू को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अज्जू जब बाहर आता है तो सभी टीचर्स और बच्चे उसे घूर-घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस बात से अज्जू की इमेज पर असर तो पड़ा है। अज्जू को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि उसकी इमेज खराब हो गई है। इसलिए वो विपिन के साथ शराब पीते वक्त भी डिप्रेशन में था। यहाँ वो कहता है कि अब माहौल बनाने का वक्त आ गया है। सुनो विपिन, माहौल ऐसा बनाओ कि कोई रिजल्ट के बारे में सोचे भी ना। यहाँ वो विपिन को एक मैच के बारे में बताता है। तभी विपिन कहता है कि हाँ भैया, हमें याद है कि कैसे आपने पूरे ग्राउंड को ठीक किया था। अजय पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने उस मैच में कितने रन्स बनाए थे। विपिन कहता है कि ऐसा एक्यूरेट मालूम तो नहीं है, लेकिन 70 से 80 बनाए थे। अज्जू भैया कहता है कि उस मैच में मैंने 5 रन्स बनाए थे। इस पर विपिन को भरोसा नहीं होता। तभी अज्जू भैया कहता है कि माहौल ऐसा बनाओ कि कोई रिजल्ट के बारे में सोचे भी ना। तो अब अज्जू भैया को माहौल तो बनाना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे माहौल बनाएगा। इसके बाद अगले दिन अज्जू भैया पेपून से मिलता है। पेपून कहता है कि आपके पीरियड में तो बच्चे लोग काफी मजे करते हैं, क्योंकि जो आप वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाने वाले थे उसमें हमें गेम का पीरियड मिलता है। तभी अज्जू भैया के दिमाग में एक घंटी बजती है, और वो तुरंत प्रिंसिपल से मिलने चला जाता है। यहाँ वो कहता है कि इस महीने में बच्चों को मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी मैं सस्पेंडेड हूँ। फिर भी मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठा नहीं रहूंगा। मैं अपने खुद के पैसों से उस जगह पर जाऊंगा जिस जगह पर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और वहां से वीडियो पर उन्हें सिखाऊंगा। मैं बच्चों का लॉस होने नहीं दूंगा। यहाँ अजूबा प्रिंसिपल को टिकट्स भी बता देता है, जो 3,20,000 के थे। इसके बाद वो बिपिन से मिलता है और उसे कहता है कि मैं नौकरी तो आज भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे नौकरी से निकाला गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यूरोप जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरी इमेज डबल हो जाएगी। लेकिन अजय भैया को यूरोप जाने के लिए कुछ और भी पैसे की जरूरत थी, और उसका भी जुगाड़ उसने कर रखा था। अब वो अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आज तक मैं निशा को कहीं घुमाने नहीं लेके गया, इसलिए मैं निशा को यूरोप लेके जाना चाहता हूँ। अज्जू के पिताजी मान जाते हैं। रात को जब अज्जू भाई के माता पिता सो रहे होते हैं, तभी अज्जू की माँ कहती है कि मुझे लग रहा है कि अज्जू हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन इससे अज्जू और निशा के बीच की दूरियां खत्म हो जाएगी। निशा ये बात अपनी माँ को भी बता देती है, और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है।
इसके बाद अज्जू के पिताजी बैंक में पैसों को यूरो में चेंज कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो सभी को कहते हैं कि मेरा बेटा यूरोप जाके बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाएगा। अब रात को जब अज्जू घर पर आता है, तो निशा खुशी के मारे उसे गले लग जाती है और थैंक्स कहती है। लेकिन तभी अज्जू भैया कहता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं यूरोप जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम मेरे साथ सिर्फ एयरपोर्ट तक चलोगी, उसके बाद तुम अपने घर पर चली जाओगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें लेके नहीं गया, तो घर वाले मुझे पैसे नहीं देंगे। इस बात से निशा नाराज़ हो जाती है और उसे अपनी माँ की तलाक की बात याद आती है और वो तलाक के पेपर्स भी बना देती है। लेकिन वो अज्जू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो अगले दिन अपने बैग्स को पैक करती है और अज्जू को कहती है कि मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि पैसे तो मेरे सास-ससुर दे रहे हैं, इसीलिए मैं तो जा रही हूँ यूरोप। अब ना चाहते हुए भी अज्जू को निशा के साथ यूरोप जाना पड़ता है। अब एरोप्लेन में अजय एक मूवी को देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी कल्पेश नाम का एक आदमी कुछ खाने की चीजें उसे पीछे पास करने को कहता है। अज्जू एक बार पास कर देता है, लेकिन कल्पेश बार-बार उसे चीजें पास करने को कहता है। इस बात से अज्जू भैया काफी चिढ़ जाता है। इसीलिए अब कल्पेश उसे फाफड़ा पास करने को कहता है, तभी वो उन्हें आधा खा जाता है और कहता है कि अब जो भी चीजें तू मुझे देगा, उन पर टोल टैक्स लगेगा। और फाइनली अज्जू और निशा यूरोप पहुंच जाते हैं। यहाँ अज्जू निशा से कहता है कि कॉन्फिडेंस में चलने का और वो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को गुड मॉर्निंग भी कहता है। लेकिन वो ऑफिसर्स अज्जू को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें उनका बैग चेक करना था। अब ऑफिसर्स बैग को चेक करता है, तभी अज्जू को पता चलता है कि ये बैग उसका नहीं है, बल्कि ये बैग कल्पेश का है और इन दोनों के बैग सेम है। अब जैसे ही चेकिंग पूरी होती है, वो उस बैग को लेकर कल्पेश के पीछे भागता है, लेकिन तब तक कल्पेश जा चुका था। अब गाड़ी में अज्जू कल्पेश के बैग को चेक करता है, जिसमें रंगी-बिरंगे कपड़े और बहुत सारी चीजें थी। उसे देखकर अज्जू को बहुत बुरा लगता है। अब यूरोप के एक होटल में जाकर अज्जू भैया पूरी तरीके से तैयार होता है वीडियो बनाने के लिए। अज्जू फुल कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाता है और बच्चे भी काफी एक्साइटमेंट के साथ उस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर अज्जू बच्चों को कहता है कि कल वो म्यूजियम जाकर उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताएगा। अगले दिन अज्जू कल्पेश के कपड़े पहन के आता है, जो उसे फिट भी नहीं हो रहे थे और वो उन कपड़ों में काफी अजीब लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ कल्पेश अज्जू के कपड़े पहनता है, जो उसे काफी अच्छे नहीं लग रहे थे और वो कहता है कि ऐसे प्लेन कपड़े कौन पहनता है भाई। कल्पेश की माँ भी उसका मजाक उड़ा देती है। निशा और अज्जू घूमने जाने वाले थे, लेकिन अज्जू कहता है कि मैं तो म्यूजियम जा रहा हूँ बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताने के लिए। इसलिए निशा अकेली चली जाती है। अज्जू टैक्सी के जरिए म्यूजियम जाता है, लेकिन सिर्फ 4 किलोमीटर जाने के लिए उसे उस टैक्सी वाले को 40 यूरो देने पड़ते हैं, जिसकी इंडिया में कीमत लगभग 3600 रुपए के बराबर है। ये सुनकर अज्जू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब म्यूजियम में जाकर वो 10 यूरो का टिकट लेता है, लेकिन बच्चों को 50 यूरो की फोटो खींचकर भेजता है और कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए 50 रुपए खर्च कर रहा हूँ। इसके बाद अजू भैया म्यूजियम में बैठ जाता है। वहाँ पर एक औरत ओपेरा गाकर वर्ल्ड वॉर 2 की जानकारी दे रही थी, लेकिन अज्जू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ निशा पेरिस के मजे ले रही थी। वो अकेले घूम रही थी और खुश भी थी। उसने काफी सारी शॉपिंग भी कर ली थी और उसने खुद का एक स्केच भी बनाया था। वहीं दूसरी तरफ अज्जू भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उसे वहां से जाने भी नहीं दे रहे थे। आखिर में उसे जाने का मौका मिलता है, लेकिन बाहर आने पर उसका दिमाग पूरा हिल गया था। अब वो कुछ खाना चाहता था, लेकिन कोई भी चीज 8 से 10 यूरो से कम नहीं थी। फिर उसे कल्पेश की जींस टाइट हो रही थी, इसीलिए वो पैंट खरीदने जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई भी कपड़ा 10 यूरो से कम नहीं था। इसलिए वो वहां से एक अंडरवियर खरीदता है और सीधा अपने रूम में वापस आ जाता है। वापस आकर वो देखता है कि निशा ने काफी सारी चीजें खरीदी है और उसे पता चल जाता है कि निशा ने काफी एंजॉय किया है। फिर निशा भी वॉशरूम से आ जाती है। अज्जू निशा से कहता है कि मैंने तो काफी एंजॉय किया, लेकिन निशा उसे देखकर समझ जाती है। फिर वो निशा को सब कुछ सही-सही बता देता है और कहता है कि कल तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि तुम्हें मेरा एक सहारा हो जो मुझे यूरोप घुमा सकती है, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज है और ये एक अनजान देश है और अगर तुम मेरा सहारा नहीं बनोगी तो मैं इस देश में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। इस पर निशा कहती है कि जब लड़की की शादी होती है तो ससुराल भी उसके लिए एक अनजान देश होता है और उसका आखिरी सहारा उसका पति होता है, लेकिन वो सहारा तुम कभी बन ही नहीं पाए। बट मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन वो घूमने निकलते हैं। सबसे पहले वो लोग आईफिल टावर के पास जाते हैं। यहाँ निशा अज्जू को बताते हैं कि जब हिटलर ने पेरिस पर अटैक किया था तो यहाँ के सभी लोग भाग गए थे,
क्योंकि वो इस खूबसूरत देश को बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे। और आज हम इस व्यू पर खड़े हैं, ये व्यू भी हिटलर नहीं देख पाया था, क्योंकि जब हिटलर ने अटैक किया था, यहाँ के लोगों ने इसकी सीढ़ियों को तोड़ दिया था, ताकि कोई भी ऊपर ना आ पाए। जो बात निशा ने अज्जू से बताई थी, वो सभी बातें अज्जू वीडियो पर बता देता है, और उस वीडियो को सभी बच्चे देख रहे थे, और एमएलए भी देख रहा था। इसके बाद अज्जू और निशा एक जगह पर आते हैं। यहाँ अज्जू एक आदमी को रोक के निशा और उसकी फोटो खींचने को कहता है, बट वो आदमी अज्जू का मोबाइल लेके भाग जाता है। अज्जू उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन निशा अपना दिमाग लगाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। अब अज्जू और निशा साथ में थे, तभी निशा अज्जू से कहती है कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे साथ में रखने से। इस पर अज्जू कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता। तो निशा कहती है कि तो फिर तुम कपड़ों को लेके इतना क्यों रोते हो? अब अज्जू की माँ निशा को कॉल करती है, क्योंकि उन्हें कंगन नहीं मिल रहे थे। निशा उन्हें बताती है कि मैंने उन्हें हमारे कपबोर्ड में रखा है। इसके बाद हम एमएलए को देखते हैं, जो स्कूल में आया है, क्योंकि उसे पता चला था कि ये अज्जू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए वो प्रिंसिपल पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ अज्जू की माँ जब निशा की अलमारी को खोलती है, उन्हें एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर को सीधा लेकर अज्जू के पिताजी के पास आ जाती है। वो लेटर डाइवोर्स पेपर था, और उसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो निशा के माता पिता के घर चले जाते हैं और उन्हें इस नोटिस के बारे में बताते हैं। यहाँ अज्जू के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा निशा के लायक है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे। वो उन्हें कॉल कर नहीं बताते इस नोटिस के लिए, क्योंकि ये सुनकर उनका हाल बुरा हो जाएगा, और उधर इन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि जब वो वापस आएंगे तभी ये इस नोटिस के बारे में बताएंगे। इसके बाद निशा और अज्जू एक बीच पर जाते हैं, जहाँ पर हिटलर ने अटैक किया था, और यहीं पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ये सारी चीजें निशा एक ऑडियो बुक पर सुन रही थी, जिसके लिए इन्होंने 5 यूरो पे किए थे। इस लड़ाई के बारे में सुनकर निशा काफी इमोशनल हो जाती है, और उस ऑडियो बुक को अज्जू को भी देती है। और अब जब अज्जू उस ऑडियो को सुनता है, तो उस दृश्य को देखने लगता है और काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो सैनिक मारे गए थे उनमें 15-16 साल के लड़के भी थे। कोई लोग पहली बार लड़ रहे थे, तो कोई आखिरी बार। और 1 घंटे के अंदर हिटलर के सोल्जर्स ने इन सैनिकों को मार गिराया था। इन सोल्जर्स को पता था कि हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे, लेकिन वो इन सोल्जर्स को 1 घंटे तक रोकते हैं, ताकि ये शहर तक ना जा पाए। ये सभी बातें अज्जू वीडियो के थ्रू बच्चों को बता देता है। यहाँ वो बच्चों को कहता है कि टीवी पर वॉर देखकर उसके परिणाम बताना काफी आसान है, लेकिन वॉर के बारे में वही जानता है जिसने उसे लड़ा हो। इसके बाद निशा अज्जू को कहती है कि तुम्हें अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों लगती है? इस पर अज्जू कहता है कि तुम सभी लोग टॉप क्लास के लोग हो, और मैं एवरेज। मैं टॉपर तो नहीं बन सकता, लेकिन टॉप तो दिख सकता हूँ ना। मैं पनीर की सब्जी में वो धनिया हूँ जिसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी इमेज पनीर की तरह बनाई है, ताकि मैं तुम लोगों के साथ बैठूं तो मैं कम ना लगूं। तभी बिपिन का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ एमएलए का दिमाग खराब हो गया है और वो कुछ बड़ा करने वाला है। ये सुनकर अज्जू घबरा जाता है, और वो निशा को कहता है कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। निशा कहती है कि लाइफ में पहली बार तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, इसीलिए एमएलए तुम्हें रोकना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करते रहो। तुम अच्छा कर रहे हो, इसलिए एमएलए को तकलीफ हो रही है। फिर एक दिन अज्जू को कल्पेश मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और अपना लगेज मांगते हैं, लेकिन कल्पेश ने अज्जू का बैग अपने लेडीज रिश्तेदार के पास छोड़ा था, जो बर्लिन में थे। तो अज्जू कहता है कि जब तक मुझे मेरा बैग नहीं मिलता, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं दूंगा। तभी ये डिसाइड करते हैं कि एक जोड़ तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो कपड़े पहने हैं उसको अदला बदली कर लेते हैं। अब यहाँ से अज्जू और निशा एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर टॉप फ्लोर पर उनका रूम था। लिफ्ट भी खराब थी, इसलिए अज्जू सभी बैग्स को ऊपर लेके जाता है। इतना हैवी लगेज उठाकर अज्जू की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए निशा उसे पानी भी देती है और कुछ खाने को भी देती है। ये देखकर अज्जू को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग एन फ्रैंक के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि एन फ्रैंक ने 13 साल की उम्र से ही डायरी लिखना शुरू कर दिया था, और जब जर्मन यहूदियों को ढूंढकर मार रहे थे, तभी एन फ्रैंक की फैमिली वाले एक खुफिया घर में छुप गए थे। यहाँ नीचे एक वेयर हाउस था। उसके खुलने से पहले इन्हें सुबह के सभी काम करने पड़ते थे। जैसे वेयर हाउस खुलता, उसके बाद ये कोई भी आवाज नहीं करते थे। इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी ये खुश थे, और यहाँ अज्जू के पास सब कुछ था, फिर भी ये खुश नहीं था। अब यही स्टोरी अज्जू बच्चों को सुनाता है। वो कहता है कि एन फ्रैंक आज जिंदा नहीं है,
लेकिन उसकी डायरी के थ्रू वो सभी के विचारों में जिंदा है। एन फ्रैंक को अजू और निशा ने महसूस किया था। तभी अजू निशा से पूछता है कि अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या करना चाहोगी? तभी निशा कहती है कि मैं कोई महंगी सी ड्रेस पहनकर एक क्लब में जाकर दारू पीना चाहूंगी। इस पर अर्जुन निशा को एक ड्रेस दिलाता है जो काफी सुंदर थी, और उस ड्रेस में अर्जुन निशा को देखता ही रह जाता है। इसके बाद ये लोग एक क्लब में जाते हैं और वहां जाकर ये लोग बियर पीते हैं। बियर पीते पीते ये लोग एक दूसरे की फेवरेट चीजें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ भी सेम नहीं था। इस पर निशा कहती है कि सब कुछ सेम होना मायने रखता है क्या, बस साथ होना चाहिए। अब आगे हम इन दोनों को डांस करता हुआ देख सकते हैं, और इनकी डांस की एक वीडियो भी बन रही थी। अब आगे चलकर ये दोनों यूरोप की सैर करते हैं, और कहीं ना कहीं अजू भी निशा को पसंद करने लगा था। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, और यहाँ पर निशा ने इनकी डांस वाली वीडियो शेयर कर दी थी। अब ये दोनों बात कर रहे थे, तभी बिपिन का फोन आ जाता है। तभी बिपिन अज्जू से कहता है कि तुम्हारा रोमांटिक वीडियो देखकर पूरे लखनऊ में हलचल मच गई है। सभी को लग रहा है कि तुम वर्ल्ड वॉर पर आने के बजाय अपना हनीमून मनाने गए हो। ये सुनकर अज्जू निशा से झगड़े करने लगता है। यहाँ निशा भी अज्जू की झूठी इमेज के बारे में बातें करने लगती है। ये सुनकर अज्जू कहता है कि मुझे मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं मिला, लाइफ पार्टनर भी मिली, वो भी डिफेक्टेड पीस। ये सुनने के बाद निशा का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। यहाँ अज्जू को भी बुरा लग रहा था, और उसे पता चल गया था कि उसकी इमेज ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अब वो हिटलर के फोटो के सामने खड़ा होकर एक बात सोचता है कि जो तो दिखावे के साथ जो इमेज बनती है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, और ये सीख हमें हिटलर के लाइफ से ही मिलती है। और यहाँ पर भी यही हाल है, क्योंकि जहाँ पर हिटलर की डेथ हुई थी वहां पर सिर्फ एक गाड़ी पार्क थी। यानी एंड में लोग तुम्हारा सच ही याद रखेंगे। इसके बाद अजय कल्पेश को कॉल करता है और एक जगह पर बुलाता है, क्योंकि उसे अपना सामान चाहिए था। अब यहाँ जब अज्जू कल्पेश का सामान पैक कर रहा होता है, तभी यहाँ नेशा आती है। वो कहती है कि मैं कल इंडिया जा रही हूँ। अगले सीन में वो अपना बैग एक्सचेंज करता है और एक म्यूजियम में जाता है। यहाँ एक बैग दिखता है। उसे देखकर कल्पेश कहता है कि इतने छोटे से बैग में कोई क्या रख सकता है। इस पर अज्जू कहता है कि जब तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा होना तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि क्या रखना है। तभी कल्पेश कहता है कि तुम्हारे पास अगर आधा घंटा हो तो तुम क्या रखोगे। तभी उस सिचुएशन को अज्जू सोचने लगता है। वो देखता है कि उसने ढेर सारे शूज, बेल्ट, सनग्लासेस रखे हैं। तभी उसे लगता है कि इसमें माता पिता और निशा की भी फोटो होनी चाहिए। इस बैग की तरह ही अज्जू की भी लाइफ है। उसके पास दिखावे की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी लाइफ में उसके माता पिता और पत्नी की जगह नहीं है, बट इनका होना जरूरी है। इसके बाद अज्जू निशा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है और मुझे एक और मौका मिलना चाहिए। इसके बाद ये लोग आखिरी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब बस 3 दिन बचे हुए थे। उससे पहले वो अपने माता पिता को कॉल करते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि वो 3 दिनों बाद लखनऊ आ जाएंगे। अज्जू और निशा ऑस्टिन नाम की एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर हिटलर ने लोगों को बंदी बनाया था। उन लोगों के पास खाने के लिए इतना था जिससे उनकी भूख नहीं मिटती थी, सिर्फ जिंदा रह सकते थे। पानी भी सिर्फ आधा ग्लास मिलता था। यहाँ पर किसी भी चीज को मना करने पर उसकी सजा मौत थी, और उन 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मारे गए थे। आगे ये एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर इन 13 लाख लोगों में से एक आदमी बचा हुआ था। वो अपनी स्टोरी बता रहा था, लेकिन उसकी स्टोरी अज्जू और निशा की स्टोरी से मैच करती थी। वो कहता है कि मेरी मेरे पत्नी से नहीं बनती थी। हालांकि मैंने कभी उसे मारा नहीं, लेकिन कभी उससे प्यार से बातें भी नहीं की। जो वो डिजर्व करती थी मैंने उसे कभी नहीं दिया। और जब हिटलर ने हमें बंदी बनाया था, तभी मुझे एक ही बात खलती थी कि अब मुझे मेरी वाइफ का फेस देखने को नहीं मिलेगा। उन्हें दिन भर में सिर्फ 1 घंटा मिलता था बातें करने के लिए, और ये 23 घंटे इसी बेसब्री में निकल जाते थे कि कब वो 1 घंटा आएगा। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी वापस नहीं लौटती। उसे मालूम था कि ये दिन एक दिन जरूर आएगा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी स्पेशल है उसे प्यार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल अज्जू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, इसलिए एमएलए अज्जू के सारे स्टूडेंट्स का एक सरप्राइज टेस्ट लेता है। अब अज्जू और निशा एक ऐसे गैस चैम्बर में जाते हैं जहाँ पर हिटलर कुछ लोगों को काम के लिए लाता था और उन पर पेस्टिसाइड्स डालकर उन्हें मार देता था। ये सारी चीजें अज्जू और निशा को दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक से निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, और ये देखकर अज्जू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत निशा के पास जाता है और उसका सर अपने गोद में लेके सभी को कहता है कि ये मेरी बीवी है, और वो उसका आखिर तक हाथ नहीं छोड़ता। इसके बाद निशा ठीक हो जाती है और अज्जू अब हमेशा के लिए निशा के साथ रहता है। वो रात का खाना भी खुद बनाता है। अब घर जाने का टाइम आ गया था और निशा और अज्जू दोनों साथ में थे। अज्जू निशा का ख्याल रख रहा था
और निशा को भी लगता है कि अज्जू अब सुधर गया है। इसीलिए निशा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये देखकर अज्जू भी काफी खुश हो जाता है। दोनों को एक साथ देखकर अज्जू के माता-पिता भी खुश होते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अज्जू ने अपने बच्चों को जो पैसे भी वापस अपने पिताजी को दे दिए थे। अब अगले सीन में अजय निशा को कहता है कि अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम जॉब भी कर सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद अजय स्कूल में जाता है। यहाँ प्रिंसिपल और एमएलए फैसला लेने वाले थे कि अजय वो स्कूल में रहेगा या नहीं, लेकिन इससे पहले अजय कहता है कि मैं बहुत ही घटिया टीचर हूँ और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को कभी ढंग से पढ़ाया भी नहीं, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तभी यह एमएलए कहता है कि मैंने सभी बच्चों का एक सरप्राइज टेस्ट लिया था और इस सरप्राइज टेस्ट में सभी ने काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब एमएलए उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है और जब अज्जू बाहर आता है तो वो सभी बच्चों की आंखों में अपने लिए इज्जत देखता है। यहाँ निशा भी आई थी। निशा को देखकर वो काफी खुश हो जाता है और ये दोनों बुलेट पर बैठकर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई। लेकिन ये अंदर की वॉर कब खत्म होगी कोई नहीं जानता।